नमस्कार। क्या ये माना जाना चाहिए कि शिवपाल सिंह यादव की वापसी समाजवादी पार्टी में होने जा रही है? क्योंकि शिवपाल सिंह यादव की ओर से इस बात को लेकर साफ संकेत मिला है। मामला थोड़ा बहुत आप जानते हैं। मामला यह है कि शिवपाल सिंह यादव की विधानसभा की सदस्यता को खत्म करने के लिए जो याचिका समाजवादी पार्टी की ओर से लगाई गई थी उसको पार्टी ने वापस ले लिया था। उसके बाद अब शिवपाल की ओर से एक लेटर लिखा गया है अखिलेश यादव को और इसमें इस काम के लिए यानी कि याचिका के वापस करने के लिए उनका आभार जताया गया है। और शिवपाल सिंह यादव ने इस बात को भी कहा है कि इससे प्रदेश में एक नया राजनीतिक विकल्प की बनने की ओर उभरने की ओर उन्होंने संकेत दिए हैं। तो ये क्या ये माना जाना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव की जो कोशिशें थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर चाचा और भतीजे की जोड़ी एक बार फिर मिलकर काम करे और समाजवादी पार्टी को खड़ा करने का काम करे, क्या वो सफल होगी? आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com और अपील आपसे है कि आप स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करें। हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है और इस लिंक पर क्लिक करके आप हमें आर्थिक भुगतान कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के समीकरणों की। अब जब शिवपाल सिंह यादव की वापसी का रास्ता लगभग साफ हो चुका है तो उत्तर प्रदेश में जो आने वाला अगला 1.5 साल है, क्योंकि 2022 के फरवरी के आसपास चुनाव होने और समय बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे में अगर शिवपाल सिंह यादव जो संगठन के पुराने आदमी हैं जिन्होंने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के संगठन को खड़ा करने का काम किया है, वो अगर वापसी करते हैं तो इससे क्या बीजेपी के लिए किसी तरह की चुनौती सामने आएगी? क्या योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए इससे कोई मुश्किल खड़ी होगी? इसको समझने के लिए 2019 का जो लोकसभा चुनाव है उसके नतीजों को समझना भी जरूरी होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा, सपा और आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल, इन तीनों ने गठबंधन बनाया। कांग्रेस की लाख कोशिशों के बाद भी वो इस गठबंधन में शामिल नहीं हो सकी। इस गठबंधन के बनने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा और उसको 62 सीटों पर राज्य में जीत मिली, जबकि सपा, बसपा और आरएलडी ये 15 सीटों पर सिमट गए। इसमें बसपा को खासा फायदा हुआ, उसे 10 सीटें मिली और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 और आरएलडी को कोई सीट नहीं मिली। इससे मैसेज सीधा ये गया, क्योंकि सपा को पिछड़ों में ओबीसी जो वोट बैंक है उत्तर प्रदेश का, उसमें यादवों का वोट प्रमुखता से मिलता है। मायावती को पूरे दलित समुदाय का वोट मिलता है और विशेषकर जाटव बिरादरी का दलितों में उनको पूरा समर्थन मिलता रहा है। इसी तरह आरएलडी को जाट समुदाय का अच्छा समर्थन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलता रहा है। लेकिन जो चुनाव नतीजे आए, चाहे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखें या आप पूर्व की तरफ चले जाएं या आप लखनऊ और मध्य इलाकों को देख लें उत्तर प्रदेश के, तो ये लगता है कि ये जो गठबंधन है ये बहुत ज्यादा सफलता हासिल करने में सफल नहीं हो सका। और लोकसभा चुनाव के बाद झटका इस गठबंधन को तब लगा जब मायावती ने इस गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया। हालांकि सपा और राष्ट्रीय लोकदल एक साथ है, लेकिन फिर भी जो अगला 1.5 साल है चुनाव का, उसमें भारतीय जनता पार्टी जिस तरह राम मंदिर निर्माण का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है उसको मुद्दा बनाने जा रही है और बीजेपी और संघ इसके पक्ष में जिस तरह से अभियान चलाने जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के भी अन्य इलाकों में, तो उससे इन दलों के सामने, विपक्ष के सामने, क्योंकि ये एकजुट नहीं है, उसके सामने चुनौती बहुत बड़ी है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा के सहारे प्रदेश में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी क्योंकि अगर मायावती का जो रुख है वो उनके विपक्षी इस बात का आरोप लगाते हैं कि उनका रुख बीजेपी के प्रति नरम है और वो बीजेपी पर वार नहीं करती, बीजेपी को निशाने पर लेने से चूकती हैं, जबकि विपक्ष में होते हुए उन्हें ऐसा करना चाहिए। तो ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का भी अपना एक अच्छा जातीय समीकरण है, उसकी रणनीति है। उसने 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो या 2014 का लोकसभा चुनाव हो, उसमें स्पष्ट रणनीति के साथ काम किया था कि वो ओबीसी वर्ग में से जो गैर यादव हैं और दलितों में से जो गैर जाटव हैं उन सारी बिरादरियों को अपने से जोड़ेगी, उन जातीय समूहों को जोड़ेगी। और उसकी ये रणनीति काफी हद तक सफल रही थी, क्योंकि उसे 2014, 2017 और 2019 में अच्छी सफलता मिली।
तो अब जब अगर शिवपाल सिंह यादव वापस आते हैं तो क्या ये यादव वोट बैंक और जो ओबीसी का वोट बैंक है उत्तर प्रदेश के अंदर वो क्या फिर से वापस आ सकता है सपा के खाते में? और अगर सपा अकेले चुनाव लड़ेगी, जिसका लगभग होना तय माना जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी को किसी तरह से चुनौती मिलेगी, या जो विपक्ष है, बिखरा हुआ विपक्ष, इसकी वजह से बीजेपी को वॉकओवर मिलेगा? ये सारी बातें उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो देखना होगा कि ये जो दल हैं और इस तरह क्या एकजुटता कर किसी गठबंधन को बना पाते हैं, क्योंकि लगता यह है उत्तर प्रदेश के अंदर कि इन दलों का एक बार फिर साथ आना बहुत मुश्किल है। और ऐसे हालात में प्रदेश के अंदर बीजेपी की राह कुछ आसान हो सकती है, क्योंकि उसके पास जैसा मैंने कहा कि राम मंदिर निर्माण को लेकर वो एक मुहिम चलाने जा रही है पूरे प्रदेश में, और विपक्ष के पास इसका काउंटर, इस सरकार की नाकामियों को सामने लाने के साथ ही उसको उन बातों को मुद्दा बनाना होगा जो उत्तर प्रदेश में आम व्यक्ति लगातार कह रहा है। वरना इनके लिए, विपक्षी दलों के लिए अपना सियासी वजूद बनाना या उन्हें चुनौती दे पाना मुश्किल होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर और वहां के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजभर बिरादरी से आने वाले लगातार ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी के माध्यम से और कुछ छोटे मोटे दल लगातार एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ जो विपक्ष का दायित्व है उसके खिलाफ उसकी वो आवाज उठा रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि ये जो बड़े दल हैं, जिनका पूरे प्रदेश में अच्छा सियासी जनाधार है, क्या ये किसी मौके पर पहुंचते हैं? क्या ये कोई ऐसा गठबंधन बना पाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में चुनौती दे पाएगा? क्योंकि बिखरा हुआ विपक्ष एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने में असमर्थ दिखाई देता है। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। जाने से पहले एक अपील आपसे जरूर करना चाहूंगा, सत्य हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।